बच्चों के लिए एक दिलचस्प और सबक आमोज नावल। ईमानदार शहजादी, मुसन्निफ मुख्तार अहमद। ऐसी ही दूसरी दिलचस्प कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहानियाँ पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि नई वीडियोस की इत्तला बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया। ईमानदार शहजादी। पहला बाब। ईमानदार शहजादी। शहजादा अनवर बहुत उदास दिखाई दे रहा था। उसका बड़ा भाई शहजादा जावेद और भाभी शहजादी अफशा सफर पर रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार थे। उनकी रवानगी की वजह से शहजादा अनवर का बाप शाह माजिद और मलिका रुखसाना भी काफी रंजीदा से हो गए थे। शहजादी अफशा एक अरसा के बाद अपने माँ बाप से मिलने के लिए अपने वतन जा रही थी, जहाँ पर उसके बाप शाह जमील की हुक्मरानी थी। गुज़िश्ता दिनों एक कासिद ने आकर इत्तला दी थी कि शहजादी अफशा के माँ बाप और छोटी बहन शहजादी रूही उसको देखने के लिए सख्त बेताब हैं, लिहाजा वो अपने शौहर के साथ आकर उन लोगों को अपनी शक्ल दिखा जाए। शहजादी अफशा के शौहर शहजादा जावेद ने उसी कासिद के जरिए शाह जमील को ये पैगाम भिजवा दिया था कि वो ठीक 15 रोज बाद शहजादी अफशा को लेकर वहां पहुंच जाएगा। शहजादी अफशा की शादी को 6 साल का अरसा बीत गया था। वो एक प्यारे से बच्चे की माँ भी थी। शादी के बाद वो बहुत कम अपने घर गई थी। उसे अपने ससुराल में इतना सुख चैन आराम और मोहब्बत मिली थी, वो अपने घर वालों को भी फरामोश कर बैठी थी। अजीज और रिश्तेदार भी तब ही याद आते हैं जब सर पर कोई मुसीबत आन पड़े। इंसान हंसी खुशी रह रहा हो तो अपने में ही गुम रहता है। शहजादी अफशा एक अक्लमंद शहजादी थी। उसने अपनी खुश अखलाकी और खिदमत गुजारी से अपने सास ससुर और देवर को अपना गिरविदा बना लिया था। वो सब उससे बेहद मोहब्बत करते थे। यही वजह थी कि उसकी जुदाई के ख्याल ने सबको अफसुर्दा कर दिया था। शाह माजिद और मलिका रुखसाना ने उन्हें दुआएं देकर महल से रुखसत किया। शहजादा अनवर उन्हें अलविदा कहने के लिए शहर की फसील तक उनके साथ गया। वो 21 बरस का एक खूबरू और बहादुर नौजवान था। शाही लिबास में वो खूब जचता था। वो उस बग्घी के पीछे अपने घोड़े पर सवार चला आ रहा था जिसमें शहजादी अफशा और शहजादा जावेद बैठे हुए थे। उसके घोड़े के पीछे चंद दूसरी घोड़ा गाड़ियां थीं जिन पर तोहफे तहाइफ और दूसरा असबाब लदा हुआ था, और सबसे आखिर में 100 सिपाहियों का हिफाजती दस्ता था। जब यह काफिला शहर के बाहर पहुंच गया तो शहजादी अफशा ने अपनी बग्घी रुकवाई और उससे नीचे उतरकर शहजादा अनवर के पास आई और बोली, अनवर, तुमने बहुत तकलीफ की जो हमें छोड़ने के लिए इतनी दूर आए। अब तुम जाओ। तुम लोगों से जुदा होते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं जल्द ही वापस आने की कोशिश करूंगी। शहजादा अनवर एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, प्यारी भाभी, खुदा करे आपका ये सफर बखैर खूबी तय हो। अगर अब्बा हुजूर मुझे चंद अहम कामों के सिलसिले में ना रोक लेते तो मैं भी आपके साथ ही चलता। तुम्हारा काम जैसे ही खत्म हो जाए तुम जल्द से जल्द हमारे पास आने की कोशिश करना, फिर हम वहां से मुख चीन की सैर करने चलेंगे। शहजादी अफशा ने कहा। शहजादा अनवर ने इस बात में सर हिला दिया। इतने में उसका भाई भी उसके पास आकर खड़ा हो गया और शहजादा अनवर से बोला, अनवर, तुम खुश किस्मत हो कि यहाँ से सीधे महल जाकर मजे से आराम करोगे। हमें तो पूरे 4 दिन इस कैद खाना नुमा गाड़ी में हिचकोले खाते हुए सफर करना पड़ेगा। ऊपर से तुम्हारे इस भतीजे की रीरी भी सुनना पड़ेगी। उसने बग्घी की खिड़की में से झांकते हुए एक खूबसूरत मगर शरीर से बच्चे की तरफ इशारा किया जो उसका बेटा था। उसका नाम गुलू था। शहजादा अनवर ने आगे बढ़कर गुलू को बग्घी की खिड़की से ही बाहर खींच लिया और उसे प्यार करने लगा, जिसका नतीजा ये निकला कि गुलू मचल गया और जिद करते हुए बोला, मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। मैं अनवर चचा के साथ महल जाऊंगा।
वहां पर मैं और अनवर चचा बाग में से चिड़िया पकड़ेंगे। शहजादा जावेद मुंह बनाकर बोला, एक बादशाह के पोते और एक शहजादे के बेटे होने के बावजूद तुम्हारी ये मामूली सी ख्वाहिश के चिड़िया पकड़ोगे। तुमने चिड़िया के बजाय शेर कहा होता तो मेरा सीना फख्र से फूल जाता। चलो चचा की गोद से उतरो और चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। गुल्लू शहजादा अनवर की गोद से फिसलकर जमीन पर उतर गया और फुदक कर दोबारा बग्घी में जा बैठा। वक्त तेजी से गुजर रहा था। सूरज मगरिब की तरफ झुकने लगा था। शहजादा अनवर ने मजीद बातों में वक्त ज़ाय करना मुनासिब ना समझा और अपनी भाभी और भाई से रुखसत चाही। वो दोनों भी बग्घी में सवार हो गए और यह काफिला फिर अपने सफर पर रवाना हो गया। शहजादी अफशा देर तक खिड़की में से हाथ हिला हिला कर शहजादा अनवर को खुदा हाफिज कहती रही और जब वो लोग काफी दूर निकल आए तो उसने एक तवील सांस लेकर खिड़की का पर्दा बराबर कर दिया। गुल्लू सर झुकाए किसी सोच में गुम दिखाई देता था। थोड़ी देर बाद उसने अपना सर उठाया और बड़े भोलपन से शहजादा जावेद से मुखातिब हुआ, प्यारे अब्बो, जब आप मेरे जितने थे तो अपने कितने शेर पकड़े थे। शहजादा जावेद ने उसे कदरे कड़ी निगाहों से घूरा और बोला, बेटे तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है कि जब दो बड़े बैठे हों तो छोटों को अपनी जुबान बंद ही रखना चाहिए। शहजादी अफशा हंस पड़ी और गुल्लू ने सादतमंदी से सर झुका लिया। ईमानदार शहजादी। दूसरा बाब। अपनी चहीती और लाडली बेटी की आमद की खबर जब शाह जमील को मिली तो वो बेहद खुश हुआ। मलिका सुरिया और शहजादी रूही ने भी इस पर काफी खुशी का इजहार किया था। फिर शाह जमील ने अपनी बेटी और दामाद का शायान शान इस्तकबाल करने के लिए तैयारियों का हुक्म दे दिया। महल पर नया रंग और रोगन किया जाने लगा। शाही बाग में मजीद कई सौ फूलों के पौधे लगवाए गए। महल में एक बहुत बड़ा कमरा उनके ठहरने के लिए तैयार कर दिया गया और गुल्लू के लिए रंग बिरंगी खिलौनों के ढेर लगा दिए गए। उसके लिए बाग में एक बड़ा सा झूला भी डाला गया था। उस पर झूलने से बीसियों सोने की घंटियां सुरीली आवाज में गुनगुनाने लगती थी। फिर तमाम तैयारियां जब मुकम्मल हो गईं तो सब हाथ पर हाथ रखकर उन लोगों की आमद का इंतजार करने लगे, क्योंकि इसके सिवा अब कोई काम ही नहीं था। शहजादी रूही को अपनी बहन से बहुत मोहब्बत थी। वो भी बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी और गिन गिन कर दिन काट रही थी। उसके हिसाब के मुताबिक उसकी बहन के आने में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया था। शहजादी रूही 16 साल की एक बहुत ही खूबसूरत शहजादी थी। उसका रंग रूप चांद को शर्माता था। वो एक रहमदिल और हंसमुख लड़की थी। यही वजह थी कि सब लोग उससे बेहद मोहब्बत करते थे। रात का खाना खाकर शहजादी रूही तो सोने के लिए अपनी ख्वाबगाह में चली गई और शाह जमील और मलिका सुरिया इधर उधर की बातें करने लगे। बातें करते करते अचानक शाह जमील को अपनी नाक में कुछ सोजिश सी महसूस हुई। वो नाक को रगड़ते हुए तेज मशल की तरफ देखने लगा। उससे तवक्को थी कि शायद इस तरह छींक आ जाएगी, मगर छींक ना आए। वो सर झटक कर मलिका सुरिया से मुखातिब हुआ, जहाँ सूरज के और भी बहुत से फवाइद हैं, वहाँ इससे आसानी से छींक लेने में भी बड़ी मदद मिल जाती है। अभी हमें छींक आ रही थी मगर नहीं आए। अब हमें खदशा है कि इस छींक के रुक जाने से हमारे सर में दर्द शुरू हो जाएगा। मलिका सुरिया ने कहा, आपको तो बस वहम हो गया है। भला छींक के रुक जाने से सर के दर्द का क्या वास्ता? शाह जमील ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपनी मसहरी पर दराज हो गया। मलिका सुरिया शहजादी रूही को देखने के लिए उसके कमरे की तरफ चली गई। उसका ख्याल था कि शहजादी रूही बिस्तर में लेटी कोई किताब पढ़ रही होगी। मलिका ने उसे रात को ज्यादा देर तक जागने से मना कर रखा था, मगर जब वो शहजादी रूही के कमरे में गई तो वो सो रही थी और उसके पपोटे हरकत कर रहे थे और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। शायद वो कोई ख्वाब देख रही थी। मलिका सुरिया दबे कदमों कमरे से बाहर निकल आई। जब वो वापस अपनी ख्वाबगाह में पहुंची तो शाह जमील खिड़की की तरफ देख रहा था और उसके नथने फड़फड़ा रहे थे। अचानक मलिका सुरिया ने एक बहुत ही जोरदार आवाज सुनी।
ऐसा ही महसूस हुआ था जैसे बिल्कुल करीब ही बादल अपनी जोरदार आवाज में गिरजे हों। उसके कानों में सीटियां सी बजने लगी। उसने घबराकर दरवाजे की चौखट पकड़ ली। ये शाह जमील की छींक की आवाज थी, जिसके जोर से खिड़कियों के पेट खुलने और बंद होने लगे थे। मसहरी के सरहाने रखी हुई गोल मेज के दो पाए बीच में से टूट गए थे। जिस मसहरी पर शाह जमील लेटा हुआ था वो खिसक कर कमरे के दूसरे कोने में पहुंच गई। कपड़ों और जेवरात से भरी हुई अलमारी जमीन पर ऊंधी गिर पड़ी और कमरे में रोशन चारों मशलें भड़क कर बुझ गई। कमरे में गहरा अंधेरा छा गया था। मलिका सुरिया के औसान जब कुछ बहाल हुए तो वो कदरे तेज आवाज में बोली, आपको छींक लेने में कुछ एहतियात से काम लेना चाहिए। रूही अभी अभी सोई है, उठ जाएगी। फिर मलिका सुरिया ने चारों मशलें खुद ही रोशन की, क्योंकि तमाम कनीजें और गुलाम सोने के लिए जा चुके थे। जब कमरे में रोशनी हुई तो मलिका सुरिया को कमरे में फैली हुई अबतरी का इल्म हुआ। उसने हैरान होकर शाह जमील की तरफ देखा, मगर फिर उसके मुंह से एक चीख निकलते निकलते रह गई। वो खौफ और हैरत से मसहरी पर बैठे हुए उस बनमांस की तरफ देख रही थी, जिसके जिस्म पर शाही पोशाक मौजूद थी और सर पर ताज रखा हुआ था और उसके लंबे लंबे सफेद दांत चमक रहे थे। ईमानदार शहजादी, तीसरा बाब। मलिका सुरिया दम बखुद खड़ी थी। वो इस असरार को समझने से कासिर थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो आंखें फाड़े उस बनमानस को देख रही थी, जिसने उसके शौहर शाह जमील का लिबास ज़ेब तन किया हुआ था। अचानक बनमानस ने अपनी जगह से हरकत की और मसहरी से नीचे उतर आया। तभी मलिका सुरिया को उससे बेइंतहा खौफ महसूस हुआ। वो घूमी और चाहती ही थी कि वहां से भाग जाए, मगर बनमानस की आवाज ने उसके कदम रोक लिए। रूही की अम्मी, हमसे मत डरो, हम तुम्हारी शौहर शाह जमील हैं। मलिका सुरिया तेजी से घूमकर दोबारा उस बनमानस को देखने लगी, जो अब अपने सर पर से ताज उतार कर अपनी खोपड़ी खुजाने लगा था। ये सब क्या है? मलिका सुरिया ने रूहानी होकर पूछा। ये सब उस नामकूल छींक का क्या धुरा है, जिसने इस कमरे की तमाम खूबसूरती को खाक में मिलाकर उसे खंडरात की शक्ल दे दी है, और उसी छींक में हमें बादशाह से बनमानस बना दिया है। शाह जमील ने बेबसी से कहा, अब क्या होगा? ये जादू की छींक तो हमें बड़ी दुश्वारियों में मुब्तला कर गई है। मलिका सुरिया परेशानी से बोली। इतने में शहजादी रूही भी आंखें मिलते हुए वहां पहुंच गई। उस भयानक छींक की वजह से उसकी आंख भी खुल गई थी। उसने जो अपनी माँ को एक खौफनाक बनमानस से बातें करते हुए देखा तो वो हुक्का बिक्का रह गई और डर कर कई कदम पीछे हट गए। शाह जमील ने बड़े दुख भरे लहजे में कहा, रूही बेटी, हमसे खौफजदा मत हो, हम तुम्हारे बदनसीब बाप हैं। फिर मलिका सुरिया शहजादी रूही को तमाम किस्सा सुनाने लगी। जब उसकी बात खत्म हो गई तो शाह जमील बोला, अब हमारा ज़वाल शुरू हो गया है। लोग कभी ये नहीं चाहेंगे कि उन पर एक बनमानस हुकूमत करे। हमें तख्त से उतार कर जंगल में छोड़ दिया जाएगा। हमने सारी जिंदगी शहर में गुजारी है, जंगल में जाएंगे तो तमाम जानवर हमारा नातिका बंद कर देंगे। हम लड़ाई के दाव पीछों से भी नावाकिफ हैं, और तो और हमें तो ये भी नहीं मालूम कि बनमानस खाता किया है। ये हम किस मुसीबत में गिरफ्तार हो गए हैं, हमें इससे कैसे छुटकारा मिलेगा? उसकी दर्द भरी बातें सुनकर मलिका सुरिया और शहजादी रूही ज़ारो कतार रोने लगी। शाह जमील उन्हें बेबसी से देखने लगा, फिर बोला, कल हमारी बेटी शहजादी अफशां अपने शौहर के साथ आ रही है। तुम दोनों उसके साथ उसके मुख चमन दर चमन चली जाना। हमारे बाद जो भी इस मुल्क का बादशाह बनेगा वो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करेगा। अब हम तुम दोनों को खुदा के सुपुर्द करते हैं और खुद जंगल की राह लेते हैं। इस किस्मत ने भी इस बुढ़ापे में क्या मिट्टी प्लीत की है कि जिंदगी का बकिया हिस्सा जो याद इलाही में बिसर होना था, अब दरख्तों पर चढ़ते और उतरते गुजरेगा। ये कहकर शाह जमील खिड़की की तरफ बढ़ गया।
वो सबकी नजरों से छुपकर महल से रुखसत होना चाहता था। अगर पहरेदार एक बनमानस को महल से निकलता देख लेते तो उसे जरूर अपने तीरों से छलनी कर देते। इसलिए आफियत इसी में थी कि चुपचाप खिड़की के रास्ते बाग में उतरा जाए और हिफाजती दीवार को उबूर करके जंगल की राह ली जाए। मलिका सुरिया और शहजादी रूही फटी फटी आंखों से शाह जमील की तरफ देख रही थी। शहजादी रूही की आंखों में आंसू उमड़ आए। वो दौड़कर शाह जमील से लिपट गई और रोते हुए बोली, अब्बा हुजूर अपना जाए, तुम गम न करो बेटी, इसमें भी खुदा की कोई मसलहत पोशीदा होगी। जब हम इंसान थे तो महल में रहते थे, अब एक जानवर बन गए हैं तो जंगल में जाने से क्यों रोकती हो? वैसे भी हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। सब लोग हमें एक बनमानस समझ कर या तो खत्म कर देंगे या फिर किसी बड़े से पिंजरे में जिंदगी भर के लिए कैद कर देंगे। मगर अब्बा हुजूर अब सुबह तक इंतजार तो कर, आपको जो जादू की छींकें आई थी हो सकता है सुबह तक इसका असर ज़ाइल हो जाए। शहजादी रूही ने कुछ सोचते हुए कहा। उसकी बात सुनकर शाह जमील की आंखें चमकने लगे, मगर अगले ही लम्हे वो उदास होकर बोला, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि हमारी हालत न बदले और हम बनमानस के बनमानस ही रहे, फिर तो हमारे लिए बड़ी दुश्वारी हो जाएगी। दूसरों की नजरों से खुद को पोशीदा रखना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। ऐसी सूरत में अब तक खाने में भी पनाह ले सकते हैं। शहजादी रूही ने झटका, रूही ठीक कह रही है। मलिका सुरिया ने पहली दफा इस गुफ्तगू में दखल अंदाजी करते हुए कहा, इस नामुराद जादू की छींक का जरूर कोई तोड़ होगा। अगर ये फर्ज कर लिया जाए कि आप खुद ब खुद अपनी असली हालत में नहीं आएंगे तो फिर इस सिलसिले में भी कोई कोशिश की जाएगी। मेरी एक कनीज का बाप जादू वगैरह में काफी शूद बूद रखता है, मैं उससे इस बारे में मशवरा लूंगी। शाह जमील की समझ में ये बात आ गई थी। वो खिड़की के पास से हट गया और मलिका सुरिया से बोला, तुम भी ठीक कहती हो, और सच तो यह है कि खुद हमारा भी इस वक्त बाहर जाने को जी नहीं चाह रहा है। आसमान को बादलों ने घेर रखा है, कोई लम्हा ही जाता है कि बारिश शुरू हो जाएगी। बारिश होती है तो बिजली भी चमकती है। दादा हुजूर फरमाते थे कि काली चीजों पर बिजली गिरती है, और ये तो तुम देख ही रही हो कि हमारे इस काले और बालों से भरे जिस्म पर बिजली गिरने के 100% इम्कानात नजर आ रहे हैं। कोई अच्छी बात मुंह से निकालिए, खुदा न करे आप पर बिजली गिरे। मलिका ने जल्दी से कहा। शाह जमील ठंडी सांस भरकर बोला, तकदीर की बिजली तो हम पर गिर ही पड़ी है। हम तक खाने में क़याम करने जा रहे हैं, वहां से तमाम आईने हटा देना, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी ही शक्ल देखकर डर जाएं। बुढ़ापा भी क्या चीज है, इंसान का दिल चिड़िया के दिल के बराबर हो जाता है। अब तो बेकार में ऐसी वैसी बातें सोच सोच कर जी को हलकान कर रहे हैं। आप यहीं ठहरिए, मैं तहखाने की चाबी लेकर अभी आती हूँ। मलिका सुरिया वहां से चली गई। शहजादी रूही बेबसी से अपने बाप को देख रही थी, जो किसी खौफनाक बनमानस की तरह मुँह फाड़े जमाई ले रहा था। उसने शहजादी रूही को अपनी तरफ देखता हुआ पाया तो रंजीदगी से बोला, बनमानस के दांत भी कितने बड़े बड़े होते हैं। शहजादी रूही गौर से उसके दांत देखने लगी थी। ईमानदार शहजादी। चौथा बाब। जिस तहखाने में शाह जमील को रखने का फैसला किया गया था वो काफी कुशादा और बेहतरीन साजो और सामान से आरास्ता था। वहां पर एक आरामदेह मसहरी पड़ी थी और एक बहुत बड़ी मेज जो कि खाना खाने के लिए इस्तेमाल होती थी, कमरे के दूसरे कोने में थी। उसके इर्द गिर्द कई कुर्सियां रखी हुई थी। शाह जमील बड़ी उदासी से मसहरी पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। मलिका सुरिया खाने की दुरुस्तगी में लगी हुई थी। जब वो झाड़ पूंछ से फारिग हो गई तो शाह जमील के पास आई। उसकी आंखों में आंसू देखकर वो उदास हो गई। बड़े दुख से बोली, अब गम करने से कुछ हासिल ना होगा, सब कुछ तकदीर पर छोड़ दीजिए। जिस तकदीर में ऐसी ऐसी नामकूल छींकें हों, हम इस तकदीर पर अब कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं हैं।
शाह जमील ने बड़े गुस्से से कहा। इस गुस्से की वजह से उसका चेहरा और भी खौफनाक हो गया था और मुंह से झाग निकलने लगे थे। मलिका सुरैया सहम कर पीछे हट गई और खौफजदा लहजे में बोली, अब नाराजगी का इजहार मत करें। गुस्से में अब सचमुच के बनमानस लगते हैं। मैं डर महसूस करने लगती हूँ। शाह जमील अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। वो इस तकलीफ दे सूरत हाल से अच्छी तरह वाकिफ था। वो लाख मलिका सुरैया का शौहर था, मगर इस वक्त था तो एक बनमानस की शक्ल में। वो सोचने लगा कि मलिका सुरैया, जिसकी आम हालत में चूहों तक से जान निकलती है, किस दीदा दिलेरी और जुर्रतमंदी से काम लेते हुए उसके नजदीक बैठी है। शाह जमील फौरन ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगा जिसने उसे मलिका सुरैया जैसी वफादार और बहादुर बीवी अता फरमाई थी। फिर उसने फैसला कर लिया कि वो अब किसी बात पर भी नाराजगी का इजहार नहीं करेगा। उसकी बिरहमी से मलिका सुरैया डर जाती है। ये सोचते ही शाह जमील ने अपना मोड दुरुस्त किया और मुस्कुराते हुए मलिका सुरैया की तरफ देखने लगा। मलिका सुरैया उसकी जानिब ही देख रही थी। उसे मुस्कुराते देखकर वो खौफ से थर थर कांपने लगी। फिर इसी तरह कांपते हुए बोली, अब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? शाह जमील बिन नाकर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो मुस्कुरा रहा था। फिर चंद लम्हों बाद वो एक आह भर कर बोला, मगर तुम क्या जानो कि बनमानस कैसे मुस्कुराते हैं? तुमने तो बनमानसों को सिर्फ तस्वीरों में ही देखा है। मलिका सुरैया शर्मिंदा सी हो गई थी। शाह जमील किसी गहरी सोच में गर्क हो गया। चंद लम्हे बाद उसने सर उठाया और पुरजोश लहजे में बोला, वाह वाह, हमने भी किस पाए का दिमाग पाया है। प्यारी मलिका, हमारे जहन में वो तरकीब आई है इसकी मदद से हम दोबारा अपनी असली शक्ल में आ सकते हैं। उसकी बात सुनकर मलिका सुरैया हैरत से चौंक पड़ी और बेताबी से बोली, मुझे भी बताइए वो क्या तरकीब है। शाह जमील ने कहा, एक छींक से हम बनमानस बन गए थे। अगर हम कोशिश करके दूसरी छींक ले आएं तो जरूर अपनी असली शक्ल में आ जाएंगे। हमारे जहन को दाग दो, मलिका कैसी कैसी तदबीरें सोचता है। मलिका सुरैया सीधी साधी औरत थी। उसके भी दिल को ये बात लग गई। उसने तारीफी नजरों से शाह जमील को देखा और ढूंढकर एक तिनका ले आए, जिसे शाह जमील अपनी नाक में फिराने लगा ताकि उसे छींक आ जाए। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि बुरे बुरे से मुंह बनाने के बाद उसके नथने फूलने पिचकने लगे और उसका मुंह छींक लेने के लिए खुल गया। मलिका सुरैया इत्मीनान से अपनी जगह खड़ी थी। उससे तवक्को थी कि इस बार वाली छींक ज्यादा बुलंद नहीं होगी, मगर उसका यह ख्याल गलत ही निकला था। शाह जमील की यह छींक भी बहुत जोरदार थी। तह खाने का मजबूत दरवाजा चौखट समेत अंदर आन गिरा था। खाने की मेज और उसके इर्द गिर्द रखी कुर्सियां फर्श पर गिर गई थी। मसहरी की एक पेटी टूट गई और उसके सरहाने का तख्ता चटक गया। तह खाने में रोशन 6 की 6 शमें एकदम यूं बुझ गईं जैसे कि ऊन पर पानी डाल दिया गया हो। मलिका सुरैया का भी काफी बुरा हाल हुआ था। कुछ देर तक तो वो यही समझती रही कि वो फिजा में परवाज कर रही है, मगर जब कुछ वक्त गुजर गया और वो सोचने समझने के काबिल हुई तो उसने अपने आप को फर्श पर पड़े पाया। उसका सर बुरी तरह दुख रहा था, मगर वो फिर भी खुश थी कि उसका शौहर ठीक हो गया होगा। वो दोनों हथेलियां फर्श पर टिका कर उठी और घुप अंधेरे में आंखें फाड़ती हुए बोली, मुबारक हो, अब जरूर अपनी असली हालत में आ गए होंगे। अच्छी मलिका, अब हम बनमानस तो नहीं मगर पता नहीं क्या बन गए हैं। शाह जमील की भर आई हुई आवाज अंधेरे में गूंजी।
तुम देख ही रही हो कि तहखाने में किस कदर अंधेरा है। मशलों को रोशन करो तो हम अपना जायजा लेके क्या थे और क्या बन गए। मलिका सुरैया का दिल धक से रह गया। उसकी सारी उम्मीदों पर पानी पड़ गया था। वो मशल जलाने के लिए उठी तो उसके जहन में एक ही सवाल था कि अब उसके शौहर ने किस चीज का रूप धारा है। ईमानदार शहजादी, 5वां बाब। जब शाह जमील बन मानस के रूप में तहखाने में मुंतकिल हो गया था तो उसने शहजादी रूही की परेशानी का अंदाजा लगाते हुए उसे वहां से बहला फिसलाकर उसके कमरे में भेज दिया था और ये तलकीन कर दी थी कि वो चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर सो जाए। मगर जिसका बाप एक अजीब व गरीब किस्म की छींक से बनमानस बन गया हो, उसे भला नींद किस तरह आ सकती थी। शहजादी रूही लेटने को तो बिस्तर पर लेट गई थी, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो अपनी आंखें खोले बिस्तर पर इधर उधर करवटें लेती रही। इस आलम में उसे जाने कितनी देर हो गई थी कि अचानक बाहर जोर जोर से बादल गरजने लगे। उनका शोर कानों के पर्दे फाड़े दे रहा था। बादलों के मुसलसल गरजने के साथ बिजली भी बार बार चमक रही थी। फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। शहजादी रूही का कमरा एकदम से बिल्कुल ठंडा हो गया था, क्योंकि खुली खिड़कियों में से ठंडी ठंडी हुआ तेजी से अंदर दाखिल हो रही थी। शहजादी रूही ने इस डांस से बचने के लिए यही बेहतर समझा कि खिड़कियों को बंद कर दे। वो बिस्तर से उठी और फिर वो अभी पाँव में स्लीपर डाल ही रही थी कि अचानक खिड़की के रास्ते कोई चीज जोर से फर्श पर आकर गिरी। शहजादी रूही खौफ के मारे उछल पड़ी और अभी वो थर थर कांपने की कोशिश कर ही रही थी कि खिड़की में एक बोने का सर नजर आया। वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। चंद ही लम्हों के बाद एक बोना जिसके जिस्म पर बेशकीमत लिबास था कूद कर कमरे के अंदर आ गया। शहजादी रूही उसे खौफ और हैरत भरी नजरों से देखने लगी। फिर रुकते रुकते बोली, तुम कौन हो? बोना झुककर जमीन पर से अपना वो थैला उठा रहा था जिसको उसने कमरे में आने से पहले फेंका था। शहजादी रूही का सवाल सुनकर उसने सर उठाया और तीखे लहजे में बोला, तुम अब इतनी छोटी बच्ची भी नहीं हो जो मुझे देखकर ये अंदाजा ना लगा सको कि मैं एक बोना हूँ। लगता है तुम्हें बेतुके सवालात करने की आदत है। बोने का जवाब सुनकर शहजादी रूही तिलमिला उठी। वो अभी कुछ कहने का इरादा कर ही रही थी कि बोना उससे पहले ही बोल उठा, मैं एक जरूरी काम से जा रहा था कि अचानक ही बारिश शुरू हो गई, इसलिए मजबूरन मुझे तुम्हारे महल में पनाह लेने की जरूरत पड़ गई है। जैसे ही बारिश थमेगी मैं दोबारा अपने सफर पर रवाना हो जाऊंगा। दरअसल मेरे महल में मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। मेरी नई शादी हुई है और मेरी बीवी की फरमाइश है कि मैं उसे कोई बहुत ही खूबसूरत सी कनीज लाकर दूं, जो उसके रोजमर्रा के कामों को भी अंजाम दे और बातें करके उसका दिल भी बहलाए। तो क्या तुम दोनों के बादशाह शहजादे हो? शहजादी रूही ने हैरत से पूछा। बोना चौंक कर उसे देखने लगा, फिर खुश्क लहजे में बोला, शहजादी जुबान को लगाम दो। क्या मेरे चेहरे की किसी बात से पता चलता है कि मैं कहीं का बादशाह शहजादा होऊंगा? चेहरे मोहरे से तो तुम जूते गांठने वाले मालूम देते हो। शहजादी रूही भुनना कर बोली, मगर एक बात तो बताओ, तुम बादशाह और शहजादे का जिक्र सुनकर इतने गुस्से में क्यों आ गए थे? ये एक बहुत लंबी कहानी है। बस इतना सुन लो कि पहले मैं फिलिस्तीन में रहा करता था। एक रोज मेरी वहां के शहजादे से खेलते खेलते लड़ाई हो गई। उसकी शिकायत पर उसके बाप ने मुझे फिलिस्तीन से निकलने का हुक्म दे दिया। मुझे मजबूरन वहां से निकलकर मुख चमन दर चमन में बोनों की बस्ती में रहायश इख्तियार करना पड़ी। जब से मुझे बादशाहों और शहजादों से सख्त चढ़ है। शायद तुमने मुझ पर बादशाह और शहजादे का शुबा इसलिए किया था कि मैं महल में जो रहता हूँ, मगर शहजादी जिसके पास पैसा होता है वो एक महल तो क्या 10 महल भी बनवा सकता है। तुमने दुरुस्त अंदाजा लगाया था कि मैं जूते गांठने वाला मालूम देता हूँ। दरअसल 3 साल पहले मैं जूते बनाने और उनकी मुरम्मत का काम करता था।
मैं वही मोची का मोची रहता अगर एक रोज इत्तेफाक से मेरे पास एक रहमदिल शख्स ना आ जाता। उसने मुझसे अपने लिए जूते बनवाए और जब जूते बनकर तैयार हो गए तो मेरी आला कारकर्दगी की वजह से वो इतना खुश हुआ कि मुझे 5 चिड़ियाओं का एक पिंजरा दे गया। ये चिड़ियाँ जादू की थीं और सुबह दोपहर शाम खाने से पहले और खाने के बाद एक एक सोने का अंडा देती थी। मैंने वो अंडे जमा करने शुरू कर दिए और बहुत जल्द अमीर व कबीर बनकर ऐश से जिंदगी बसर करने लगा। फिर इसी अरसा में मेरी शादी हो गई। मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है। उसकी फरमाइश पर मैं मुख चमन दर चमन से चलकर तुम्हारे मुख में आया। मैंने सुना था कि यहाँ पर अफजल नामी गुलामों और कनीजों का एक सौदागर रहता है। उसके पास एक निहायत खूबसूरत कनीज है। मैं अभी उसी सौदागर से मिलकर आ रहा हूँ और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं उस कनीज को खरीदने में नाकाम रहा हूँ, क्योंकि उस सौदागर ने परसों ही अपनी उस कनीज से शादी कर ली है। शहजादी रूही खिल खिलाकर हंस पड़ी। हंसते हुए बोली, अब तो तुम्हें खाली हाथ घर जाना पड़ेगा। तुम्हारी बीवी तो तुमसे नाराज हो जाएगी। हो सकता है तुमसे लड़ भी पड़े। शहजादी रूही की बात सुनकर बोना खामोश हो गया। ये हकीकत थी कि बगैर किसी खादमा को साथ लिए वो घर जाना नहीं चाहता था। उसने अपनी बीवी से वादा किया था कि वो जरूर अपने साथ एक बहुत ही खूबसूरत खात्मा को लेकर आएगा। अब अगर वो खाली हाथ घर जाता तो उसे बीवी के सामने शर्मिंदगी उठाना पड़ती। अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया। वो गौर से शहजादी रूही को देखने लगा, फिर दिल में बोला, अगर मैं इस खूबसूरत शहजादी को खात्मा बनाकर अपने साथ ले जाऊं तो मेरी बीवी बहुत खुश होगी। ये सोचकर उसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। शहजादी ने जो उसे मक्कारी से मुस्कुराते देखा तो झल्लाकर बोली, ये तुम किस बात पर मुस्कुराने लगी? हर वक्त दांत निकालना अच्छी बात नहीं होती। बोने ने बुरा माने बगैर कहा, शहजादी रूही, मेरी एक बहुत बड़ी मुश्किल हल हो गई है। ये कहकर वो हंसने लगा और शहजादी रूही उसे अजीब सी नजरों से देखने लगी। ईमानदार शहजादी। छठा बाब। मलिका सुरिया का खौफ व दहशत के मारे बुरा हाल था। उसने बड़ी मुश्किलों के बाद शाह जमील की दूसरी चीख से बुझने वाली शमे रोशन की और फिर जो कमरे में नजर डाली तो सर पकड़कर बैठ गई। कमरे में अब बनमा नस के बजाय एक सियाह रंग का बकरा खड़ा था। उसे ये समझने में कतई कोई दुश्वारी नहीं हुई कि ये उसका शौहर शाह जमील ही है, जो दूसरी जादू की छींक की वजह से बनमा नस से बकरा बन गया है। शाह जमील ने, जो बकरे के रूप में खड़ा था, बड़ी दर्दनाक आवाज में कहा, हमने तो ये सोचकर दूसरी छींक ली थी कि इससे पहली वाली मनहूस छींक का असर खत्म हो जाएगा। हमें क्या पता था कि हम बकरे बन जाएंगे। प्यारी मलिका, अब हमारी जान तुम्हारे रहम व करम पर है। हमें कहीं छुपा दो। बकरा ईद भी करीब है। बकरा चाहे किसी भी रंग का हो, कुर्बानी का ही होता है। अगर खुदा न खास्ता हम किसी के भी हथे चढ़ गए तो फौरन ही गुले पर छुरी फेर दी जाएगी। मलिका रोते हुए बोली, अच्छा, मैं अभी रस्सी लेकर आती हूँ। आपको मैं मसहरी के पाए से बांध दूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद को सचमुच बकरा समझने लगे और शाही बाग में जाकर सब्ज और नर्म नर्म रेशमी घास चरने लगी। अगर ऐसा हो गया तो वाकई बड़ी मुसीबत हो जाएगी। घास का नाम सुनकर शाह जमील ने मुँह चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर मलिका से बोला, मलिका, बात जरा मुख्तसर क्या करो। तुमने क्या सरसब्ज घास का नक्शा खींचा है कि हमारा जी बेख्तियार घास की तरफ खींचने लगा है? फौरन जाओ, मजबूत सी रस्सी लाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हम बाग की तरफ दौड़ लगा दे। तुम देख ही रही हो कि तहखाने का दरवाजा भी टूटा हुआ है। खुदा के लिए ऐसा गजब भी मत कीजिएगा। मैं जा रही हूँ। अगर घास की कुछ ऐसी ही तलब लग रही है तो मैं एक प्लेट में वो भी लेती आऊंगी। ये कहकर मलिका तेजी से तहखाने से निकल गई।
तहखाने से बाहर आई तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे शहजादी अपनी ख्वाबगाह में किसी से बातें कर रही है। वो तेजी से उसकी ख्वाबगाह की तरफ बढ़ी। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल गया। मलिका सुरैया ने अंदर झांका। वहां पर शहजादी रूही के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। मलिका सुरैया ने यह समझा कि उसे वहम हो गया था। मलिका को कमरे में किसी को तलाश करता देखकर शहजादी रूही ने झूठ मूठ की हैरानी से पूछा, अम्मी हुजूर, क्या बात है? आप कुछ परेशान सी नजर आ रही हैं। वैसे उसने मलिका की दस्तक सुनकर बोने को मसहरी के नीचे छुपा दिया था। मैं क्यों परेशान ना हूं? इस इतनी बड़ी सल्तनत का वारिस मेरा शौहर और तुम्हारा बाप तहखाने के फर्श पर एक पहाड़ी बकरे के रूप में खड़ा है। तुम बताओ, क्या ये परेशानी की बात नहीं? मगर मैं तो उन्हीं बनमानस बना हुआ छोड़कर आई थी, शहजादी रूही ने जल्दी से कहा। इस पर मलिका सुरैया ने उसे दूसरी छींक का करिश्मा भी बता दिया। अभी उसने बात खत्म की ही थी कि मसहरी के नीचे से वो बोना निकल आया। उसने मलिका सुरैया को झुककर बड़े अदब से सलाम किया। मलिका सुरैया उसे हैरत भरी नजरों से देखते हुए बोली, शहजादी रूही, ये कौन है? शहजादी रूही के बजाय बोने ने जवाब दिया, मलिका आलिया में एक बोना हूँ और मुख चमन दर चमन से आ रहा हूँ। चमन दर चमन का नाम सुनकर मलिका चौंक पड़ी और उसकी बात काट कर बोली, अरे उस मुल्क में तो हमारी बड़ी शहजादी ब्याही गई है। मैं सब कुछ जानता हूँ मलिका आलिया। पहले आपकी बेटी शहजादी अफशा का देवर मेरा बहुत गहरा दोस्त था। उसका नाम शहजादा अनवर है। उसके जरिए मुझे तमाम बातों का इल्म हो जाता था। मगर अभी कुछ दिन हुए हमारा किसी बात पर सख्त झगड़ा हो गया है और हम दोनों दोस्त के बजाय एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। अगर वो मुझे कहीं मिल जाए तो मैं उसकी तक का बूटी कर दूंगा। मलिका सुरैया का मुंह हैरत से खुल गया था। फिर वो एकदम से नाराज नजर आने लगी। तेज लहजे में बोली, उपस्ता कद नौजवान, क्या तो नहीं जानता कि शहजादा अनवर मेरी बेटी का देवर है? उसके मुतालिक तो मेरे सामने इस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है। शायद तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। मलिका आलिया, मुझे अपनी जान भी प्यारी है और माल भी। बोने ने अपना थैला बगल में दबाते हुए कहा, मेरी और शहजादा अनवर की लड़ाई और दुश्मनी को अलग रखिए। मुझे अभी अभी आपकी ज़बानी तमाम बातों का इल्म हो गया है कि किस तरह बादशाह सलामत को एक छींक आई और वो बनमानस बन गए, और किस तरह दूसरी छींक ने उन्हें एक सियाह बकरे में तब्दील कर दिया है। मैं बात आपके फायदे की करूंगा, मगर इससे पहले ये सुन लीजिए कि यहाँ से 80 कोस दूर एक पहाड़ है। वहाँ पर एक बड़े ही खौफनाक और जालिम जादूगर ने बसेरा कर रखा है। जिस पहाड़ पर वो रहता है, उसकी ख्वाहिश है कि वो सोने का बन जाए। पहाड़ को सोने का बनाने के लिए उसे एक सियाह बकरे की जरूरत है, और वो जादूगर 10 साल से किसी सियाह बकरे की तलाश में है। वो अब तक 55 मुल्कों में सियाह बकरे की तलाश में घूम चुका है, मगर उसे बिल्कुल सियाह बकरा अभी तक नहीं मिला। सियाह बकरे मिलते भी हैं तो किसी की दुम सफेद ठप्पा होता है और किसी की खोपड़ी कत्थई रंग की होती है। अब वो जादूगर आपके मुल्क में घूम रहा है। अगर उसकी नजर बादशाह सलामत पर पड़ गई तो वो अपना जादुई पंजा भेजेगा और वो पंजा आपके शौहर को उठाकर ले जाएगा। इस जादूगर का पहाड़ तो सोने का बन जाएगा, मगर आप शौहर से और ये बच्ची बाप से महरूम हो जाएगी। बोने की खौफनाक बातें सुनकर मलिका सुरैया और शहजादी रूही की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। बोने ने हमदर्दी से कहा, मुअज़्ज़ज़ ख्वातीन, रोने धोने से कोई फायदा नहीं। आंसू पहुंचे और मेरी बात गौर से सुनी। इत्तेफाक से मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसकी बदौलत बादशाह सलामत ठीक हो सकते हैं। मलिका सुरैया ने चौंक कर सर उठाया और शहजादी रूही के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। फिर वो दोनों बोने को ऐसी नजरों से देखने लगे जैसे वो चांद का बाशिंदा हो।
बोना फखर से सीना ताने उन्हें मुस्कुराती नजरों से देख रहा था। अचानक मलिका सुरिया, शहजादी रूही और बोना तीनों एक करख्त आवाज सुनकर चौंक पड़े। शाह जमील, जो कि अब एक बकरे की शक्ल में था, दरवाजे से अपनी पीठ रगड़ते हुए कह रहा था, मलिका, हमने तुम्हें घास लेने के लिए भेजा था। भूख के मारे हमारा दम निकला जा रहा है, मगर तुम्हें कुछ परवाह ही नहीं। यहाँ पर इस अहमक बोने से मसरूफ़ गुफ्तगू हो गई हो और ये बात फरामोश कर बैठी हो कि हम इस वक्त एक पहाड़ी बकरे के रूप में हैं, जो पहाड़ पर हजारों फुट की बुलंदी से सर के बिल छलांग लगाता है। ऐसे बकरे की टुकर कितनी जबरदस्त होती होगी, तुम्हें अंदाजा ही नहीं होगा। एक और बात का ख्याल रखना, पहाड़ी बकरा बन जाने के बाद हमारा गुस्सा बहुत तेज हो गया है। शाह जमील के मुंह से इतनी लंबी चौड़ी डांट सुनने के बाद जाहिर है मलिका सुरिया की आंखों में आंसू भर आए होंगे, मगर उसने अपना ये रोना धोना वक्ती तौर पर मुलतवी कर दिया और नर्म लहजे में बोली, आपकी मुसीबत बस खत्म ही होने वाली है। ये रहमदिल बोना आपको अभी आपकी असली शक्ल में ले आएगा। मलिका की इस बात ने बादशाह को हैरत ज़दा कर दिया था। वो बोने को सवालिया निगाहों से देखने लगा। बोने ने कहा, जहां पना, खुदा आपकी उम्र दराज करे। मैं एक सीधा साधा बोना हूँ, बारिश से बचने के लिए आपके महल में चला आया था। शायद खुदा को यही मंजूर था कि मैं आपके काम आऊं। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मगर ऐसी पुरस्रार बातों से अनजान भी नहीं। अगर कोई शख्स रात को ख्वाब में मुर्गी के अंडे में से नीले, पीले और गुलाबी रंग के 3 हाथी के बच्चे निकलते देख ले तो उसकी छींकें जादू की बन जाती है। उसे जो भी छींक आती है, उसका जिस्म किस्म किस्म के जानवरों का रूप धारता रहता है। शाह जमील हैरत ज़दा होकर बोला, बिल्कुल बिल्कुल, हमने रात को ऐसा ही ख्वाब देखा था। हमने देखा कि हम एक बहुत ही गरीब आदमी हो गए हैं और नौकरी की तलाश में घर से निकले हैं। चलते चलते एक कुएं के पास पहुंचे और वहां कुछ देर सस्ताने के लिए बैठ गए। वहां बैठे हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि हमने एक मोटी सी मुर्गी देखी, जिसकी चोंच में एक अंडा दबा हुआ था। मुर्गी ने वो अंडा हमारे सामने फेंक दिया और खुद भाग गई। जमीन पर गिरने की वजह से अंडा टूट गया और उसमें से 3 छोटे छोटे हाथी के बच्चे निकले, जो कि नीले, पीले और गुलाबी रंग के थे। अंडे से बाहर निकलते ही तीनों जोर जोर से चिल्लाने लगे। इसके बाद क्या हुआ हमें कुछ खबर नहीं। प्यारे नन्हे मुन्ने बोने, अब तुम जल्दी से वो अमल करो कि हम अपनी असली हालत में आ जाएं। बोने के चेहरे पर एक याराना मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो मुस्कुराते हुए बोला, जहां पना, अगर आप मेरी एक शर्त मानने का वादी करें तो मैं आपको ठीक कर सकता हूँ। बादशाह बेताबी से बोला, हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, मगर हमें जल्दी से इस मुसीबत से तो निजात दिलाओ। बोने की आंखें चमकने लगी थीं। वो जानता था कि बादशाह कौल के पक्के होते हैं, लिहाजा वो भी अपने कौल से नहीं फिरेगा। वो खुशी से मुस्कुराते हुए अपने थैले को टटोलने लगा। ईमानदार शहजादी, 7वां बाब। बोने ने अपने थैले में से एक डिबिया निकाली। उसमें सुनहरी माइल सफूफ रखा हुआ था। बोने ने उस सफूफ को चुटकी में भरकर उसे शाह जमील के मुंह में डाल दिया। उसे खाते ही शाह जमील को एक हल्की सी छींक आई और वो फिर बनमा नस बन गया। इसके बाद बोने ने एक मर्तबा फिर उस सफूफ को शाह जमील को खिलाया। उसके खाते ही उसे दूसरी छींक आई और अब वो अपनी असल शक्ल में आ गया। शहजादी रूही खुशी से नाच उठी। मलिका सुरिया और शाह जमील भी बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। शाह जमील ने बोने को एहसानमंदी से देखते हुए कहा, बोने मियाँ, तुमने काम तो लाख अशरफियों का किया है, मगर हम तुम्हें 3 लाख अशरफियाँ इनाम में देंगे। मुझे अशरफियों से कोई दिलचस्पी नहीं है। बोने ने बेनियाजी से कहा, आपने मेरी शर्त पूरी करने का वादी किया था और मेरी शर्त यह है कि मैं शहजादी रूही को अपने साथ ले जाऊंगा।
शाह जमील घबराकर बोने को घूरने लगा। मलिका सुरिया और शहजादी रूही भी हक्का बक्का होकर उसे देखने लगी। शाह जमील का चेहरा गुस्से से सुर्ख होने लगा था। उसके रंग बदलते चेहरे को देखकर बोने ने जल्दी से कहा, देखिए जहांपना, अब ये मत कहिएगा कि आपको मेरी शर्त पसंद नहीं आई है। आप अपनी जुबान दे चुके हैं। जुबान से फिरना कुछ अच्छी बात नहीं होती। शाह जमील बेबसी से शहजादी रूही की तरफ देखने लगा। शहजादी रूही बहुत नेक दिल और जुर्रतमंद लड़की थी। वो बोली, अब्बा हुजूर, आपको अपना वादा जरूर पूरा करना चाहिए। बोने का हम पर यही काफी एहसान है कि उसने आपको आपकी असली शक्ल में ला दिया है। अब आपका भी फर्ज है कि उसकी शर्त पूरी करें जिसका आप उससे वादा कर चुके हैं। हकीकत तो ये थी कि शाह जमील ने जल्दबाजी में बोने से वादी करके खुद को बोने की बात मानने का पाबंद कर लिया था, मगर फिर भी उसने अपनी सी काफी कोशिश की कि बोना शहजादी रूही को साथ ले जाने से बाज रहे। इस मकसद के लिए उसने बोने को दौलत का लालच भी दिया, मगर बोना अपनी जिद पर कायम रहा और यूं मजबूरन शाह जमील ने शहजादी रूही को उसके साथ जाने की इजाजत दे दी। शहजादी रूही को रुखसत करते हुए मलिका सुरिया की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई थी। बादशाह भी बहुत गमगीन था। बोने ने अपने थैले में से जादू का कालीन निकाला और शहजादी रूही को उस पर बिठाकर अपने मुख चमन दर चमन की तरफ उड़ गया। अगले दिन जब सूरज तुलू हुआ तो मलिका सुरिया और शाह जमील दोनों ही बहुत उदास थे। थोड़ी देर बाद शहजादी अफशां, शहजादा जावेद और गुल्लू भी वहां पहुंच गए। उनके आने की खुशी शहजादी रूही के बोने के साथ चले जाने की वजह से धरी की धरी रह गई थी। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गई थी कि शहजादी रूही को एक बोना अपने साथ ले गया है। शहजादी अफशां की हालत बहुत अबतर नजर आ रही थी। शहजादा जावेद भी अफसुर्दा हो गया था। गरज के वहां पर एक कोहराम मचा हुआ था। उधर बोना शहजादी रूही को लेकर अपने महल में पहुंच गया था। उसकी बीवी शहजादी रूही को देखकर बहुत खुश हुई और इतनी खूबसूरत खादमा लाने पर बोने का शुक्रिया अदा करने लगी। शहजादी रूही वहां आते ही काम में जुट गई थी। उसने हालात से समझौता कर लिया था। जब किस्मत में उसके ये लिखा था कि वो एक बोने की और बोने की बीवी की कनीज बनेगी तो फिर गीला कैसा और शिकायत कैसी। वो लोग नाश्ते से फारिग हो गए थे। नाश्ता शहजादी रूही ने ही तैयार किया था। नाश्ते से फरागत हुई तो झूठे बर्तनों का एक ढेर वहां जमा हो गया था। पानी खत्म हो गया था। महल से कुछ ही फासले पर एक कुआं था। बोने ने शहजादी रूही से कहा कि वो कुएं पर से पानी भी भर कर लाए। शहजादी रूही कुएं पर पानी भरने चली गई। बोना यूं ही घूमने फिरने के लिए बाहर निकल गया। वो अभी महल से कुछ ही फासले पर पहुंचा था कि उसने शहजादा अनवर को वहां से गुजरते देखा। वो गालिबन शिकार खेलने जंगल की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसके शाने पर कमान भी लटक रही थी। बोने की और शहजादे अनवर की काफी अरसा पहले खूब दोस्ती थी। शहजादे अनवर जब भी शिकार खेलने जाता था तो बोनों की बस्ती में आकर उससे मुलाकात जरूर करता था, मगर फिर रफ्ता रफ्ता उनकी दोस्ती में फर्क आने लगा। शहजादा अनवर एक नेक दिल नौजवान था। इसके बरक्स बोने में अयारी और मकारी कोट कोट कर भरी हुई थी। इसके अलावा वो खुद गरज और बेमुरव्वत भी था। वो सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाकर खूब कहे लगाता था। शहजादा अनवर को जब उसकी आदतों का पता चला तो उसे बहुत अफसोस हुआ। उसको ये बात पसंद नहीं थी कि सादा लोगों की बेबसी से लुत्फ अंदोज हुआ जाए और उन्हें तंग किया जाए। उसने ये बात बोने को भी समझाने की कोशिश की। बोने ने उसकी नसीहतों का बुरा माना और उससे लड़ पड़ा, जिसकी वजह से उन दोनों की बोलचाल भी बंद हो गई थी। शहजादा अनवर की राह में वो कुआं भी पड़ता था। जब वो वहां से गुजरा तो उसने शहजादी रूही को पानी भरते देखा। चंद लम्हे तक तो वो बिल्कुल ही गुमसुम खड़ा रहा।
फिर उसने शहजादी रूही को आवाज दी। उसकी आवाज सुनकर शहजादी रूही पलटी और शहजादा अनवर को देखकर उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। वो पानी का डोल कुएं में डालकर उसकी तरफ बढ़े। शहजादा अनवर घोड़े से नीचे उतर आया। शहजादी रूही, तुमने ये क्या हालत बना रखी है? शहजादा अनवर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। जवाब में शहजादी रूही ने उसे पूरी कहानी सुना दी। उसकी कहानी सुनकर शहजादा अनवर का चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो गया। उसने नफरत भरे लहजे में कहा, मैं इस बोने के बच्चे को ऐसा नहीं समझता था। तुम्हारे यहाँ चले आने की वजह से वहाँ पर सब लोग कितना परेशान हो रहे होंगे। बोना एक दरख्त के पीछे खड़ा उनकी तमाम गुफ्तगू सुन रहा था। वो शहजादा अनवर का ताक़ुब करते हुए वहाँ पहुँच गया था। शहजादा अनवर की बात सुनकर वो मुस्कुराते हुए दरख्त के पीछे से निकला और बोला, एक शहजादी को खात्मा के रूप में देखकर तुम्हें यकीनन बड़ी मसरत हो रही होगी। उसकी बात ने जलती पर तेल का काम किया। शहजादा अनवर गुस्से से बेकाबू होकर उस पर झपटा, मगर बोना बहुत चालाक था और फुर्तीला था। वो शहजादा अनवर की गिरफ्त में नहीं आया, बल्कि एक जकंद भरकर उससे कुछ दूर हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। शहजादा अनवर चंद लम्हे तक उसे घूरता रहा। फिर वो खामोशी से अपने घोड़े की तरफ बढ़ गया। घोड़े के पास पहुंचकर उसने बड़ी फुर्ती से जैन से लटका हुआ रस्सी का फंदा निकालकर उसे घूमकर बोने की तरफ फेंका। रस्सी का फंदा तीर की तरह सनसनाता हुआ बोने के शानों के दरमियान अटक गया। शहजादा अनवर ने एक जबरदस्त झटका मारा और बोना 3-4 कलाबाजियां खाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी नाक जमीन से रगड़ खा गई थी और अब उसमें से खून निकलने लगा था। शहजादा अनवर ने अपनी मियान से तलवार निकाली और बोने की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुमने अपनी हरकतों की वजह से दूसरों का जीना दूभर कर रखा है। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ताकि दूसरे लोग भी सूख कर सांस ले सकें और शहजादी रूही को भी तुमसे निजात मिल जाए। बोना बेबसी और खौफजदा निगाहों से शहजादा अनवर को तक रहा था। शहजादा अनवर उसके बहुत करीब पहुंच गया था और फिर वो चाहता ही था कि बोने का सर उसके तन से जुदा कर दे कि शहजादी रूही बिजली की सी तेजी के साथ आगे बढ़ी और बोने और उसके दरमियान आकर चीख कर बोली, ठहरो अनवर, मेरे मालिक को मारने से पहले तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। शहजादा अनवर के साथ बोना भी हैरत ज़दा रह गया। शहजादा अनवर ने कहा, रूही, ये तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? शहजादी रूही ने कहा, कुछ भी हो, इस बोने की वजह से ही मेरे अब्बा हुजूर अपनी असली शक्ल में आए हैं। उन्होंने इस बोने को ज़बान दे दी थी, वो उसकी हर शर्त मानेंगे। अगर ये उस शर्त के एवज मुझे ले आया है तो उसने कौन सा जुर्म कर दिया है? अपना ये रस्सी का फंदा खोलकर बोने को आज़ाद कर दो और अपनी राह लो। मैं अब शहजादी नहीं हूँ, इस बोने की खादमा हूँ। मेरे मालिक की तुमसे दुश्मनी है, इसलिए भी सुन लो कि आइंदा तुम मुझसे मिलने की कोशिश भी नहीं करोगे। शहजादा अनवर ने खामोशी से बोने को आज़ाद कर दिया और चुपचाप अपने घोड़े की तरफ बढ़ गया। अचानक उसके कानों में बोने की आवाज आई, शहजादा अनवर, मेरे दोस्त ठहरो। शहजादा अनवर ने हैरत से घूमकर बोने की तरफ देखा। बोने की आंखों में आंसू लरज रहे थे। उसने रुंधी हुई आवाज में कहा, मेरे दोस्त में वाकई बहुत मक्कार और अय्यार आदमी था, मगर इस ईमानदार शहज़द ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं तुम्हें बखुशी इजाजत देता हूँ कि तुम शहजादी को अपने साथ ले जाओ, और मैं इस बात का भी वादी करता हूँ कि आइंदा एक अच्छा इंसान बनकर जिंदगी गुजारूंगा। किस्सा मुख्तसर बोने ने शहजादी रूही को शहजादा अनवर के साथ जाने की इजाजत दे दी और उन्हें अपना वो तिलिस्मी कालीन भी दे दिया जो उसने एक पी से खरीदा था और जिस पर बैठकर इंसान दुनिया में जिस जगह भी जाना चाहे जा सकता था। शहजादा अनवर उस तिलिस्मी कालीन पर शहजादी रूही को बिठाकर उसके माँ बाप के पास ले आया।
सब शहजादी की वापसी से बेहद खुश हुए। शहजादी अफशा भी बहुत खुश थी। पूरे मुल्क में खुशी के शादियाने बजने लगे। इस खुशी में शाह जमील ने गरीबों के लिए खजानों के मुंह खोल दिए थे। इस वाकया के बाद बोने और शहजादा अनवर में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। बोना एक नेक दिल और अच्छा इंसान बन गया था। उसने लोगों को तंग करना भी छोड़ दिया था और हर दम इस कोशिश में मसरूफ रहता कि दूसरों को उसकी ज़ात से फ़ायदा ही पहुंचे। अपने अच्छे बन जाने पर वो शहजादी रूही का बहुत एहसानमंद था, जिसकी ईमानदारी से मुतासिर होकर उसने नेक बनने का फैसला किया था। कुछ अरसा बाद शहजादा अनवर और शहजादी रूही की शादी भी हो गई और फिर सब हंसी खुशी रहने लगी।